नमस्कार दोस्तों, आईएन टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव शर्मा और मेरे साथ आज है इस देश की एक अजीमुशान शख्सियत प्रोफेसर कपिल कुमार। कपिल कुमार विशुद्ध भारतीय, राष्ट्रवादी। इससे ज्यादा मैं इनके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये इतिहासकार हैं। क्यों? क्योंकि जब इनकी जुबान बोलेगी तो आपको लगेगा कि राष्ट्रवादी साहित्यकार, राष्ट्रवादी इतिहासकार कौन होता है और उसकी भावनाएं क्या है। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजीव जी। कपिल जी, इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूं, सिर्फ कोशिश ये करता हूं कि देश की युवा पीढ़ी को जागृत कर सकूं और उसके पीछे एक कारण। 46 साल हो गए इतिहास पढ़ाते हुए, इतिहास पे शोध करते हुए, और जब हम बच्चों को ये पढ़ाते थे कि भारत क्यों बुरा, भारत की स्थिति क्यों हो, इससे कोई गलती दोबारा ना हो, तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज इस 21वीं शताब्दी में उन्हीं कारणों को मैं दोबारा भारत में फिर जन्म लेते हुए, चाहे वो गद्दार हो, चाहे वो कट्टरता हो, चाहे वो इस तरीके की हिंसा हो, और चाहे विदेशियों की तरफ से जो प्रहार करने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि युवा पीढ़ी को आजकल वास्तविकताएं बतानी बहुत जरूरी है। मैं कोई भाषण नहीं देता, निर्णय वो ही ले, वास्तविकताएं को जाने, असलियत को जाने, उसको तराजू पे तोले और फिर जाने कि आगे कैसे। चलिए कपिल जी, हम लोग अपना आज का जो इंटरव्यू शुरू करें और मेरे जो सवालात हैं, हालांकि आपकी स्टेचर को देखते हुए पता नहीं क्या होगा। मेरा पहला सवाल यह है कि भारत में मुस्लिम कट्टरपन की ये सुनामी क्यों और कैसे? क्या ये अचानक है या इसके पीछे कोई कारण है? नहीं, देखिए, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। गज़वा हिंद का जो नारा है वो कोई आज का नारा नहीं। धार्मिक परिवर्तन कराना कोई आज की बात नहीं थी। पूरे हिंदुस्तान पे ख्वाब देखना कि उस पर शासन किया जाएगा, नई बात नहीं। इतिहास पे ये घटनाएं होती रही, लेकिन इसके साथ साथ इतिहास पे कहीं कहीं सौहार्द भी देखने को मिला, एक साथ भी लड़ने को मिला। 1857 आपके सामने इसका सबसे बड़ा एक नमूना है। देखिए, मुगलों का पूरे भारत में कभी भी अधिकार नहीं था। दक्षिण भारत उनके पास नहीं था, पूर्वोत्तर भारत उनके पास नहीं था, पश्चिम भारत के हिस्से नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बादशाह हिंदुस्तान कहते थे। पहली बार 1857 के अंदर पूरे देश ने उस मुगल बादशाह को, जिसकी हुकूमत चांदनी चौक की कुछ गलियों तक रह गई थी, उसको अपना प्रतीक मान के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। चाहे वो नाना साहब थे, चाहे रानी झांसी थी, फरमान सारे उन्हीं के नाम पे। और वो जो एक एकता उभर करके आई, उस एकता ने उस कट्टरता को दरकिनार कर दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत सी एकता की घटनाएं सामने आई। आप आजाद हिंद फौज को ही देखिए, कैसे मिलकर के एक अखंड भारत के लिए नेताजी के अंडर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब धर्मों के लोग मिलकर के लड़ते। जैन भी थे उसके उनके अंदर, आजाद हिंद फौज के अंदर सब मिलकर के लड़ते थे। लेकिन जो दूसरी तरफ कट्टरता उठी, एक तरफ तो कट्टरता ने उस परंपरागत कट्टरता की जो बुनियाद थी उसको छोड़ा नहीं और उस पर आगे बढ़ा, और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने उस कट्टरता को पूरा ऊपर उठाया। मतलब माउंटबेटन भी जब 47 में हिंदुस्तान आ रहा था गवर्नर जनरल बन के, वाइस रॉय बन के, तो चर्चिल से मिलने गया था, और चर्चिल ने माउंटबेटन से कहा था, टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माई मुस्लिम फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट देम।
माउंटबेटन ने कहा था, आई विल नॉट फॉरगेट, और नतीजा सामने है। विभाजन हमारे साथ। उस दौर में भी ये हुआ कि वो सिंध के नेता थे, मैं पूरा नाम भूल रहा हूं, शायद 13 पार्टियों का गठन बनाया था मुस्लिम लीग के खिलाफ 1941-42 में, कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें अलग देश नहीं चाहिए, अब मिलके रहेंगे। तो कांग्रेस ने उसका कोई फायदा नहीं उठाया, तो साथ नहीं दिया, और उस सिंध के नेता को कत्ल करवा दिया मुस्लिम लीग वालों। उसी सिंध देश की आप आज भी देखिए कि जो सिंध अंडरग्राउंड है, जो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, वो आज भी ये कहते हैं कि हमारा जो पूर्वज है वो राजा दाहिर से है, जब मीर कासिम ने सिंध पे हमला किया था। हमारा अब नहीं है, अब तुर्की नहीं है, हमारा जो अस्तित्व है वो भारतीयता पे है, भारत के ऊपर। लेकिन इन विचारों को, और विशेष तौर से जो राष्ट्रवादी नैरेटिव था मुस्लिम्स के अंदर, कि आप अजीमुल्लाह को ले लीजिए 1857 के नाना साहब के राइट हैंड, क्रांतिकारियों में अशफाकुल्लाह को ले लीजिए, कई और क्रांतिकारी, नेताजी के साथ ले लीजिए, जनरल कियानी थे, शाहनवाज थे, कई कर्नल महबूब रहमान, कई लोग इस तरीके के। और फिर आप इसको देखिए, कश्मीर का वो लड़का 19 साल का मकबूल शेरवानी, जिसने 2 दिन तक पाकिस्तान की फौजों को और रजाकरों को, ये जो रेड वाले करने आए थे कबायली, इनको गलत खबर दे के रोका कि इधर से बच जाना, इधर हिंदुस्तानी फौजी आ गई है, इधर से बच जाना, इनको मोटरसाइकिल में घूम घूम करके। और जब उन्हें पता लगा तो उसने इसके मकबूल शेरवानी के 14 टुकड़े करके डाल दिए थे। या कर्नल उस्मानी, जो पाकिस्तानी फौज से ब्रिगेडियर उस्मानी जो बने। लेकिन ये जो नैरेटिव था, इस नैरेटिव को 47 के बाद हमारे यहां से गायब कर दिया। सरकारों ने ये कोशिश ही नहीं की कि ये नैरेटिव एक भारतीयता का जो प्रतीक है, उस प्रतीक को देते हुए हम आगे बढ़े। मैं एक बार एक चैनल पे कार्यक्रम कर रहा था, राष्ट्रवादी मुसलमान, और जब मैंने नाम लेने शुरू किए तो फोन आने शुरू कि सर आप ये क्या बता रहे हैं, हमने तो ये नाम कभी सुना ही नहीं। तो हमने कहा कौन सुनाएगा तुम्हें तो सिर्फ जिन्ना और लियाकत अली सुनाया जाए, ये नाम क्यों सुनाया जाए? तो ये एक नैरेटिव जो है, मैं समझता हूं बहुत एक आवश्यकता है आज की युवा पीढ़ी के अंदर इस नैरेटिव को सामने रखने की, क्योंकि अगर उस नैरेटिव को काटना है, इसका मतलब है कि कट्टरपन पहले भी था, लेकिन इस कट्टरपन के समानांतर एक देश भक्ति की या राष्ट्रवाद की जो विचारधारा वाले मुस्लिम थे वो भी थे, लेकिन उनकी विचारधारा को सप्रेस कर दिया गया और कट्टरपन की विचारधारा को हवा दी जाती। देखिए कैसे सप्रेस किया गया, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जी, ऐतिहासिक उदाहरण देता हूँ जी। यहाँ लोग बड़ी, हम तो स्टेप भी निकाल देते हैं सैयद अहमद खान साहब, बहुत बड़े नेता थे, सुधारक थे। लोगों ने उनकी क्या पुस्तक पढ़ी है, दास्तान गदर पे जो लिखी है, अंग्रेजों के अफसर थे, बताइए। और फिर 1857 में पूरी किताब लिखी। और मालूम है क्या लिखा उन्होंने उस किताब में? जिन मुसलमानों ने हिंदू की बात छोड़ दी, अंग्रेजों की खिलाफत 1857 में की, वो बदमाश बदजात थे। ये उनके शब्द है, मेरे शब्द है। जुलाहे और कसाई। और फिर आगे क्या लिखते हैं? हिंदू मुसलमान तो साथ रह ही नहीं सकते। ये तो अंग्रेजों ने इनको एक रेजिमेंट में रख करके इनको एक कर। अंग्रेजों को चाहिए था कि नादिर शाह की तरीके से ऐसी रेजिमेंट बनाते कि ईरानियों की एक, अफगानियों की एक,
जिससे एक दूसरे के खिलाफ उसे इस्तेमाल कर सके। तो यही नहीं, अंग्रेजों को लिखते हैं कि तुम भी शासक हो, हम मुसलमान भी शासक हैं, हमको एंग्लो मोहम्मदन अलायंस बनाना चाहिए इन हिंदुओं पर राज करने। यहां से मैं इस कट्टरता की जन्म आधुनिक युग में मानता हूं। अंग्रेज ने उसका पूरा फायदा उठाया। अब देखिए, चाहे वो मुस्लिम लीग का बनाया जाना था, लोग कहते हैं हिंदू भाषा में बनी, मैं कहता हूं पहले देखो हिंदू भाषा किस साल में बनी और मुस्लिम लीग किस साल में बनी, और किन्होंने बनाई मुस्लिम लीग? वही जो सारे अंग्रेजों के मिट्टू थे, ढाका के नवाब और रामपुर के नवाब, और ये सब इन लोगों ने मिलकर के, वो नवाब और छतरी, इन लोगों ने मिलकर बनाई, आम जनता ने नहीं बनाई। आम जनता का तो मैं एक उदाहरण देता हूं। 1938 में ऑल इंडिया किसान सभा का एक जलसा है कोयमिला में, बंगाल में, जो कि प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट है, और प्रजा कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग की हुकूमत है उस समय बंगाल के अंदर। तो ये चाहते हैं कि किसान सभा की इस मीटिंग में, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती ने आगे भाषण देना है, किसान ना जाए, तो इस सड़क के ऊपर कुरान की आयतें जो है रखवा देते हैं कि इस पे चल के मुसलमान किसान नहीं जाएगा। लेकिन वो किसान आता है, उन आयतों को उठाता है, चुप के सिर से लगाता है, और सहजानंद सरस्वती को सुनता है। और सहजानंद सरस्वती जो भाषण देते हैं वहां पे, वो महत्वपूर्ण भाषण। वो कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व, तो जो हम ऊपर वाले की पूजा करते हैं, चाहे अल्लाह कहे, चाहे भगवान कहे, चाहे क्राइस्ट कहे, वो कहता है कि अस्तित्व इंसान की वजह से। जानवर नहीं पूजा करते भगवान की, और इंसान का अस्तित्व रोटी से है। तो अगर रोटी नहीं मिलेगी और इंसान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो भगवान का अस्तित्व कहां है? आप 1920 का अयोध्या में अवध किसान सभा का सम्मेलन देखिए, हिंदू मुसलमान वहां मौजूद है। बाबा रामचंद्र वहां पे एक हाथ में रामायण, एक हाथ में कुरान। मदारी पासी का देखिए, एक आंदोलन, एक तरफ मिलाद शरीफ, एक तरफ कथा सत्यनारायण, और जितने लोग उस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, जमीन में गड्ढा किया जाता था, उसमें पानी डाला जाता था, ये माना जाता था कि ये गंगा है, और उसके ऊपर शपथ ली जाती थी, या लोटे के अंदर नमक घोरा के उस पर शपथ ली जाती थी। पुराने प्रतीक अंग्रेज जानते थे इस चीज को, इनको नहीं। लेकिन हमारे नेता भी है। मैं एक सवाल पूछता हूं बार बार, जिन्ना तिलक के वकील थे, और तिलक को हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है, और जिन्ना तिलक से जब पूछा गया था कि आपके वकील मुसलमान है तो आपको जेल करा देगा, तिलक ने जिन्ना को ये क्यों? आप गदर पार्टी को उठा के देखिए, सारे नेता वहां मौजूद, चाहे वीर सावरकर हो, चाहे उससे पहले रासबिहारी बोस हो, चाहे वो अपना बरकत हो, सारे एक जगह मौजूद हैं। आप हैरान हो गए सुन के कि मौलाना आजाद ने अपना राजनीतिक जीवन जो है वो बंगाल में अनुशीलन क्रांतिकारियों के साथ शुरू किया था, जिनको भी कहा जाता है कि ये हिंदू धर्म के लोग। तो इसलिए जब अंग्रेजों के अब गुलाम हुए हैं, आप 1770 का सन्यासी और फकीर विद्रोह देखिए, कैसे मोहनगिरी और मूसा शाह और मजनू शाह और देवी चौधरानी, धीरज नारायण, ये सब मिलकर लड़े अंग्रेज के। तो फिर ये कट्टरपन जो आज हम देख रहे हैं, जो रेडिकलाइजेशन देख रहे हैं, रेडिकलाइजेशन हो सकता है कि आपकी कोई मैं फेनेटिज्म वर्ड यूज करता हूं, जी, जो रेडिकलाइज तो मैं पॉजिटिव वर्ड मानता हूं जी,
रेडिकल होने का मतलब यह है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि अगर समाज में कुछ चीज गलत हो रहा है तो मैं रेडिकल होकर उसको अपोज कर रहा हूं। लेकिन फेनेटिक का मतलब यह है कि मैं बिल्कुल अपनी उस पर अड़ा हुआ हूं कि मैं ही सही हूं और मेरा ही सब कुछ सही है और सब बर्बादी का है और ये और सबको मुझे बर्बाद करना है। ये शब्दों की इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। ये अंग्रेज लोग इतने बेवकूफ है कि अमेरिका के अंदर जो घुसपैठिए आते हैं उनके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं इलीगल माइग्रेंट। अरे भाई वो इंट्रूडर है जो देश के अंदर मतलब जैसे घुसपैठिए है रोहिंग्या और ये आए। तो भाई एक शब्द रिफ्यूजी होता है, एक शब्द माइग्रेंट होता है, एक शब्द इंट्रूडर होता है। रिफ्यूजी वो होता है जो आपके देश में आया, उसने चेक पोस्ट पे कहा कि भैया मैं रिफ्यूज लेना चाहता हूं, मुझे इस देश में परेशानी है, मुझे रिफ्यूजी स्टेटस दे दो। इंट्रूडर वो होता है जो बिना बताए कुछ किया आपके देश में चोरी छुपे। माइग्रेंट वो है जो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से आया है, आप क्या नौकरी करने को आया है या वो आ रहा है आपसे परमिशन लेके आ रहा है, वर्क परमिट दे रहा है या वो कर रहा है। अब आप इंट्रूडर हो जाए और आप पकड़े जाए तो आप कहें जी मैं तो रिफ्यूजी। और हमारे यहाँ के अराजकतावादी ये कहें जी ये तो रिफ्यूजी। बहुत बड़े वकील है प्रशांत भूषण साहब, लेकिन उनको इन तीनों डेफिनेशंस का मतलब नहीं, इतनी अंग्रेजी नहीं जानकारी सब है, पढ़े लिखे बहुत है भाई, उससे ज्यादा पढ़े लिखे है जी। लेकिन वो उन्हें अपनी राजनीतिक और अपनी विचारधारा के हिसाब से इस्तेमाल करना है तो उसको आप इस्तेमाल कर लीजिए उस तरीके। मैं फिर से सवाल पूछूंगा फिर अगले पार्ट में। जो फेनेटिज्म है, देखिए ये कहां से और अब क्यों अचानक ये सुनामी क्यों देखना? देखिए दो कारण है इस फेनेटिज्म के, या तीन कारण जी। एक तो मैंने कहा कि फेनेटिक्स की विचारधारा वहां से ही मौजूद रही, ठीक है, जिसके बेस पे हमने पाकिस्तान बनते हुए देखा जी, हमने रॉयटिंग देखी जी, लाखों लोगों को मरते देखा और सन सितंबर में 47 सितंबर में अगस्त में जी जी मेरे पे CID रिपोर्ट है जी, जिसमें ये फेनेटिक जो है जो गए नहीं हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान में ही रहे, उन्होंने नारा दिया था कि लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। डू यू हैव दैट रिपोर्ट? CID रिपोर्ट है, मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा। राइट, ठीक है, मेरी नहीं है। मैं देखिए मैं कोई भी चीज इतिहास में जिसका मेरे पे सबूत नहीं है मैं आपके आगे नहीं करूंगा। अच्छा, ये वही लोग हैं, वही 5% लोग हैं उसी में जो पाकिस्तान नहीं गए। इसी में आपको एक और उदाहरण देता हूँ जी जी। 47 में रजाकरों ने हैदराबाद में क्या किया था? बगावत की थी 47 और 48 में जी जी बगावत की थी जी। कितने हिंदू मारे थे जी, क्या घोषणाएं की थी। और हैदराबाद के एक्सेशन के बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनमें से किसी पे एक्शन ना, वो हिंदुस्तान छोड़ के यही मौजूद है। वो विचारधारा आज आपको फिर दिखाई दे रही है हैदराबाद सुवर्ती में, जो केवल इस्लाम की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, देश की बात नहीं। और 47 के बाद में दिक्कत ये हुई कि जो नीति अंग्रेजों ने भारत में अपनाई थी, फूट डालो और राज करो, उस नीति को हमारी उस समय की जो सरकार बनी उसने इसमें बदल दिया कि राज करके फूट डालो। और मुस्लिम कम्युनिटी को आप इतना डराओ कि अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो भाई पता नहीं तुमको हिंदू तुम्हारे साथ क्या करते हैं। अगर हिंदू सहिष्णु नहीं होता तो 47 में पाकिस्तान नहीं बनता, चाहे कितना खून खराबा हो जाता है इस देश में। और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, क्या बनाया पाकिस्तान, वो आज आपके सामने पाकिस्तान से। मेरा सवाल फिर रह जाता है। और ये फेनेटिक जो है जी, तो एक विचारधारा तो हो रही जो मैंने कहा कि रजाकरों की है और उन लोगों की जो ठीक, ये दबी हुई थी, उससे काम कर रहे। इस विचारधारा को आगे हवा दी पाकिस्तान जी, कि पाकिस्तान ने जो एक नारा दिया, आपको मालूम है कश्मीर पे हमला होने का 47 में कबायलियों द्वारा एक बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण ये है कि सितंबर 1947 में
मेरे ख्याल 15 सितंबर या 9 सितंबर की बात है। पेशावर में एक बहुत बड़ा रॉयट होता है, और ये रॉयट हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये रॉयट होता है मुस्लिम लीग के मुसलमानों और जो पठानिस्तान की मांग कर रहे हैं उन मुसलमानों के बीच। क्योंकि बादशाह गफ्फार खान ने साफ कहा था कि हमें पाकिस्तान में नहीं जाना, अगर ईस्ट पाकिस्तान बन सकता है तो वेस्ट इंडिया भी बन सकता है, या हमें स्वतंत्र कर दो। और उधर पठानिस्तान की मांग आ गई। अफगानिस्तान की सरकार जो थी उस समय की, उसने पठानिस्तान की मांग को रिकॉग्नाइज कर दिया। तो पाकिस्तान की स्थिति होगी कि इधर अफगानिस्तान की डिमांड, पठानिस्तान की डिमांड, अफगानिस्तान की सपोर्ट, उधर सरदार पटेल है वजूद है, तो हमारे तो वजूद करने को। तो अब इसको कैसे बदला जाए? तो जो पॉलिसी उन्होंने तब दी, आज के जमाने में आके जब रूस ने अफगानिस्तान पे हमला किया था, वही पॉलिसी लियाकत अली और जिन्ना ने उस समय ली। इस्लाम खतरे में, और आपस की उस लड़ाई को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया कि साहब कश्मीर के अंदर हिंदू राजा है, वो मुसलमानों को मार रहा है, पटियाला के अंदर वो सरदार राजा बैठा है जिसने पंजाब में मुसलमानों को मारा है, तो इस्लाम खतरे में है, पहले मुसलमानों को और इस्लाम को बचाओ। और लाखों कबायली जो है उनको लॉरी से, उनको ट्रेन से रावलपिंडी गया है। और इनका एम लोग समझते हैं केवल कश्मीर में हमला हुआ था, इनका उद्देश्य श्रीनगर में झंडा फहरा के और फिर पंजाब को वापस पाकिस्तान में मिलाना था, जिसे आज ईस्ट पाकिस्तान जो कहते हैं, जो हमारा पंजाब, कि वहां के सरदार राजा को हटाना है। तो ये कट्टरता को फैलाने में इसका एक अच्छा, आपका कहना मतलब है कि ये जो विचारधारा है जो इस समय हमें सुनामी जैसी दिखाई दे रही है फैनेटिज्म की, वो उस समय की है और आज इस समय फिर उभर कर आ रही है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और मेरे सहयोगी अश्वनी साहू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।